नमस्कार प्यारे छात्र, कक्षा 12 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ। निबंध है, साहित्य प्रकार, नाम है घर। यहाँ पर मैंने घर बना दिया है। घर शब्द बोलने के साथ ही न जाने कितने ही संस्मरण हमारे सामने आ जाते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना घर होता है। हर एक व्यक्ति का अपना घर, उसके साथ अपनी अनेक प्रकार की सुख दुख की परिस्थिति उसके साथ जुड़ी रहती है। परिवार में रहने वाले लोग, हमारी भावनाएं, सब घर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो लेखक है भोलाभाई पटेल, उन्होंने अपने जीवन में उनका जो गांव का घर है, पुश्तैनी घर, उसके बारे में ये बात बताई है। पूरा निबंध लिखा है। पर पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे घर के साथ भी हमारे संस्मरण जुड़ी हुई है। घर ईंट रेती से बना हुआ इतना काफी नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि घर भावनाओं का प्रतीक है। हमारी जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भावनाएं हैं, वो घर के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो लेखक ने बात बताई है कि पुराना पुश्तैनी घर गांव में है, परिवार में अपने भाइयों के साथ कुछ आजीविका कमाने के लिए वो शहर गए हुए। सभी भाई अपने अपनी जगह पर अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। पर गांव में जो घर है वो कब खुलता है? अब तो बहुत पुराना हो गया है, तो जर्जरित हो गया है। तो कब खुलेगा ये घर? तो जब छुट्टियां होगी, कोई जन्म या मृत्यु का प्रसंग या शादी ब्याह का प्रसंग गांव में होगा, तब ये घर खुलेगा। और बहुत जर्जरित हो गया है। अब लेखक के भी बच्चे हैं, उनके घर पे भी बच्चे हैं। अब गांव को छोड़कर शहर में जो चले गए हैं उनके बच्चे, उनका परिवार, तो वो गांव में आना पसंद बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पर लेखक और उनके जो भाई है, उन्होंने निश्चय कर दिया कि गांव का जो घर है हम बेच दें। बनाना होगा तो हम नया घर वहीं पर बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर पुराना घर है तो उसमें कुछ खास खर्चा करने की कोई जरूरत उनको नहीं लगती। और उसी कारण उन्होंने ये तय किया कि हम घर बेच देंगे। गांव में उनका जो पुराना मित्र है, उनके साथ उनकी बातचीत हो गई कि कोई घर खरीदने वाला हो तो बता देना, यदि अच्छा दाम मिल जाएगा तो हम गांव का जो घर है वो बेच देंगे। यहाँ एक बार यही समाचार भी मिला कि कुछ घर लेने वाला तैयार भी हो गया। तब लेखक के दिमाग में एक बात आई कि घर बेचे उससे पहले हम गांव में जाकर उस घर में अपने भाइयों के परिवार के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे। उनकी बूढ़ी माँ अभी जिंदा है, वो भी जैसे उनके पिता की मृत्यु के बाद उसका जीने में कोई रस नहीं है। और इसी कारण यहाँ पर जो घर है वो बेचने की इच्छा है, उससे पहले वो गांव जाते हैं। उसी पुश्तैनी घर में, पुश्तैनी मतलब पुराना, यहाँ पर शब्द लिखा है पीढ़ियों से चला आया हुआ, जो पुराना घर है उनके पिता के द्वारा बनाया हुआ, उसी घर में वो रहने के लिए जाते हैं। माँ को भी साथ ले जाते हैं, अपने भाइयों का परिवार भी है। घर जाकर देखा तो जिस जिस जगह पर उन्होंने समय व्यतीत किया है,
दालान में, उस घर के इस कमरे में उनकी सारी स्मृतियाँ, सारी यादें यहाँ पर उन्हें देखने को मिलती है। उनकी शादी हुई, उसका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ, इसी घर में बच्चों का जन्म हुआ, उसके अलावा उसके दादा दादी और पिता की मृत्यु हुई, वो भी उसको याद आता है। उसकी बहन की शादी हुई, वो भी इसी घर में, वो भी प्रसंग को वो बार बार याद करते। तो यहाँ पर जो घर है, तो लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि घर कोई ईंट मिट्टी से बना हुआ नहीं, पर भावनाओं का प्रतीक है। घर बेचने की बात तो उन्होंने तय तो कर ही लिया था, पर यहाँ पर बैठते हैं, देखते हैं, उस समय की यादों को फिर ताजा करते हैं। समय व्यतीत होता गया। एक बार उन्हीं की मौजूदगी में परिवार के सभी व्यक्ति बैठे थे और उनकी मौजूदगी में ये सूचना मिली कि घर खरीदने वाला तैयार हो गया, दाम भी उसके अच्छे थे। इतना कहते ही उसकी माँ रो पड़ी। ये सुनते ही माँ क्यों रोई इतने समय के बाद, क्योंकि बाबूजी के जाने के बाद तो रोई थी, उससे भी ज्यादा यहाँ पर माँ आज रोई, क्योंकि उनके जो सारी भावनाएं थी वो इस घर के साथ जुड़ी हुई थी। ये घर उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो माँ का रोना, और फिर माँ ने ये बताया कि मेरे जाने के बाद इस घर को आपको जिसको बेचना बेच दो, पर मेरे रहते ये घर मत बेचो। इतना जो कहा वो लेखक के दिमाग में बैठ गया और लेखक ने सोचा, और माँ कुछ दिनों की मेहमान सी लगती थी, बूढ़ी हो गई थी। तो फिर परिवार के साथ वहां पर सब बैठे थे और अपने भाई किसी व्यक्ति को लेकर आए थे घर देखने के लिए। तो उसकी नजाकत को भाई ने समझ लिया और आने वाले व्यक्ति को कह दिया कि हमें ये घर अभी नहीं बेचना है, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ समय ठहर जाओ। और इतना कहने पर परिवार में जितने भी सभ्य थे उसके दिल से जैसे पत्थर हट गया, कलेजे से पत्थर हट गया। वो अत्यंत जो उसके मन में एक प्रकार की टिस थी, कसक थी, बार बार उठने वाली जो पीड़ा थी, वो उससे उसको मुक्ति मिल गई। कि क्या कहने पर कि अभी नहीं बेचना है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ बहुत खुश हुई, ये जो निर्णय लिया उससे माँ बहुत खुश हुई। तो यहाँ पर घर जो शब्द है वो हर एक के लिए, हर व्यक्ति के लिए मायने रखता है, वो भावनाओं का प्रतीक है। तो लेखक ने जिस पाठ की यहाँ पर रचना की है, साहित्य प्रकार निबंध है, लेखक भोलाबाई पटेल है। पाठ की हम शुरुआत करते हैं। आपके पास अपनी किताब होनी चाहिए। घर, लेखक भोलाबाई पटेल, साहित्य प्रकार निबंध। डॉक्टर भोलाबाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार है। उनका जन्म महसाणा गुजरात के निकट जो सोजा गांव है उसमें हुआ था। उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय पर उन्होंने बीए की उपाधि मतलब डिग्री प्राप्त की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी में, यानी कि जो अहमदाबाद में है, गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में वो प्रोफेसर के रूप में रह चुके। यहाँ पर उनकी जो प्रमुख रचनाएं उसमें अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अग्नि एक अध्ययन आदि है। उनके अनेक पुरस्कारों से सम्मानित उनको किया गया है।
रणजीत राम सुवर्ण चंद्र भी उनको दिया गया है, उससे सम्मानित किया गया है। उसके अलावा श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान और भारत सरकार ने उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। विविध प्रकार के शब्द, समानार्थी शब्द और मुहावरे भी उसमें आएंगे, बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुरानी पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अब गांव में रहने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। लोग रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए वो शहर जा रहे हैं। कुछ लोग आते तो कब हमारी इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता था। कुछ अजीब सा, बेढंगा कुछ अजीब सा लगता, क्योंकि कुछ समय के लिए वहीं पर जाना पड़ता था। कब जाना पड़ता? तो शादी, किसी की शादी हो गांव में, किसी की मृत्यु हो गई हो, ऐसे जो सामाजिक प्रसंग है उस प्रसंग को निभाने के लिए, या कुछ लंबी छुट्टियां आ गई तो उस लंबी छुट्टियों में कुछ स्थल को हम नए स्थल के लिए पसंद करते हैं तो गांव घूमने के लिए कुछ लोग जाते हैं। अब जो पुराने व्यक्ति, उनके अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्होंने भी घर बेच दिया तो नए पड़ोसी आ गए थे, उनसे अभी नाता ही नहीं बंधा हुआ था। मुहावरा है नाता बंधना मतलब संबंध जुड़ना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पर जो नए पड़ोसी है उससे हमारा संबंध जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि हमें कुछ दिनों के लिए जाना पड़ता था, फिर हम चले जाते तो नाता बहुत कम उसके साथ जुड़ा हुआ रहता था। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे। आगंतुक शब्द मतलब आने वाला व्यक्ति, कुछ समय के लिए आता और चला जाता, उसको हम आगंतुक कहते हैं, आने वाला। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। अब जो पुराने पड़ोसी थे वो तो चले गए थे, इसीलिए घर के साथ लेखक को कोई इतना लगाव नहीं था। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। जर्जरित होना, जीर्ण शीर्ण होना, जो जीर्ण हो गया है वह, यानी कि अत्यंत पुराना हो गया है वह। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार से दरार पड़ गई थी। यहाँ पर किसी जगह पर पानी का बार बार चौमासे के समय में गिरना और उसके कारण उसमें एक दरार सी हो गई थी, जिसके कारण पूरे घर में पानी कुछ बार तो फैल जाता। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे। कूड़ा मतलब कचरा। यहाँ पर जब हम मौजूद नहीं होते तो कोई साफ सफाई करने वाला भी नहीं होता, तो वहीं पर कचरे के ढेर भी लगे हुए रहते थे। और खुला दालान शब्द, दालान यहाँ पर बैठक, जहाँ पर खुली जगह होती है उसको दालान बोलते हैं। तो दालान में अनेक प्रकार के कचरे के ढेर भी लगे हुए देखने को मिलते थे। इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर, देखो यहाँ पर माँ को पूछा गया था पहले, क्या पूछा गया कि इस पुश्तैनी घर को हम बेच दे यदि आपकी अनुमति हो तो उस समय माँ ने बोल दिया था कि हाँ बेच दो, पर बोल दिया पर उसका दिल नहीं कहता। वो दिमाग से किसी ने पूछा और कह दिया, पर दिल ने नहीं, अभी हाँ नहीं बोला कि उसको बेच दो, क्योंकि उसके साथ उसके न जाने कितने ही संस्मरण जुड़े हुए थे। तो कहते हैं कि उस बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया, और योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले गए। अपने गांव में जो मित्र था उसको भी हमने बोल दिया था कि यदि कोई अच्छा सा मकान, घर खरीदने वाला हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम बेचने के लिए तैयार हैं। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था। जिसको हमने कहा था कि ये घर बेचना है, वो काम करने वाला भी
अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अब कोई किसी इस घर को लेने के लिए तैयार हो गया तो आनाकानी करने की कोई ज़रूरत उनको नहीं लगती थी। पर बार बार मन में क्या होता था, परंतु उसी क्षण से मन में टीस सी उठी। टीस शब्द, टीस मतलब कसक। बार बार कुछ मन में जो पीड़ा होती है उसको हम कसक बोलते, पीड़ा बोलते हैं। तो बार बार मन को व्यग्र बनाता, विचार आने लगता कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। प्रश्नार्थ, ये पुराना घर हम क्यों बेच रहे हैं। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिताजी ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। पहले के समय में इतने सारे रुपये पैसे की भी सुविधा नहीं थी। उस समय के लोग बहुत मेहनत भी थे, खुद कुछ काम कर लेते। तो यहाँ पर कहा गया है कि पिताजी उसके लिए अपने बैलगाड़ी में ईंटें लाते थे। अपना खुद की जो अपने घर में बैलगाड़ी थी उसमें वो ईंटें भरकर लाते थे। चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाते थे। वो मेहनत कश इंसान थे। और ये प्रश्न आपको पूछा जाता है परीक्षा में कि गांव का जो घर बनाना है उसमें कौन से तालाब से मिट्टी लाई जा सकती थी, लाते थे। तो आबा तालाब की चिकनी मिट्टी वो स्वयं खोद कर लाते थे। तो कितनी आत्मीयता उसके साथ जुड़ी हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। अकेले पिताजी नहीं, पर मेरी माँ ने सहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। सहतीर, सहतीर शब्द पाटन के नीचे दी जाने वाली बड़ी कड़ी। यहाँ पर जब हम घर बनाते हैं तो पहले के समय में जो लकड़े का ऊपर वाला जो छत थी वहाँ तक माने सहतीर मतलब ऊंचाई तक, वहाँ जो तसले मतलब पड़ बनाए हुए थे, खुद उस पर वो लिखते थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूर द्वारा बनाए देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते। अब तक तो समय बहुत बदल चुका है। हम देखते हैं कि जब नया घर आप शहर में लेने के लिए जाते हो तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, किसी सुपरवाइजर की देख रेख में, उसकी निगरानी में वो बनाकर आपको तैयार करके दे देते हैं। पर यहाँ पर लेखक के माता पिता ने जो घर बनाए हैं वो खुद ईंटें लाते थे बैलगाड़ी में, खुद मिट्टी को जो तालाब है आबा तालाब वहीं से खोद कर लाते थे और उसको गारा तैयार करके उस पर घर बनाते थे। पूरी तसले तक, ऊंचाई तक वो उसको बना देते थे। इसी घर में भी हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। लेखक और उसके भाई बहन का जन्म उसी घर में हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ था। लेखक के विवाहित जीवन की शुरुआत भी इसी घर में हुई थी। उसी कमरे में हमारे संतानों का भी जन्म हुआ था। लेखक कहते हैं कि हमारे संतानों का जन्म भी इसी घर में, इसी कमरे में हुआ था। और न जाने कितने ही अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी। यहाँ पर साक्षी के रूप में घर में न जाने कितने ही प्रसंग मतलब आए और चले गए। सभी को संजोया है, सभी को प्रेम से रखा है। सभी संस्मरण स्मृतियाँ हमारे भीतर आज ताजा हो रही। घर के आंगन में कैसे खेलते थे, लेखक अपनी बात बता रहे हैं, छोटे थे तब। एक दिन उस आंगन को पार करके कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। पहले सुख सुविधा नहीं थी, गांव में जितना पढ़ाते थे, पाठशालाएं थी, वहीं पर पढ़ने के लिए थैला लेकर चले जाते थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए, पर गांव दूसरी जगह पर। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे।
अब लेखक जहाँ पर चले गए हैं उसकी बात बता रहे कि पढ़ लिख कर हम शहर में स्थायी हो गए। इसी आंगन में हमारी बहनें और भाइयों के विवाह मंडप बंधे हुए थे। शादी उसी घर के आंगन में हुई थी। वो लेखक बता रहे कि अपने भाई और बहन की। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। जहां पर भी हम रहते हैं अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ अच्छे या बुरे संबंध उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो कदाचित किसी के साथ कोई अच्छा सा प्रसंग स्नेह मिलन हो गया या किसी के साथ झगड़े भी होते रहते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन में हम देखते हैं। इसी पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोलचाल भी होती रहती थी और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम कथाएं हुई थी। यहाँ पर जो बात बताई है कि हम जाड़ों के दिन में जब बारिश का मौसम आता था तो यहीं पर अलाव मतलब जहाँ पर भी आप किसी अंगारे को लेकर जलाकर बैठते हैं, उसको तापने की जो प्रक्रिया है उसको अलाव बोलते हैं। वहीं पर बैठकर प्रेम की कथाएं हम सुनते थे। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांध जाते थे। गांव है तो गांव में ये तो सब रहेगा, खेत है, खलियान है, उसके अलावा जो पशु है उसको संभाल कर उसके साथ नाता भी जुड़ा हुआ रहता था। तो उसके आंगन में ये सब जो बैल है, बछड़े वो बांध देते थे। उसके दालान में, दालान मतलब मैंने आगे आपको बता दिया है कि खुली जगह, घर का आंगन। मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लीपकर उस पर अच्छे सुलाकर पूजाएं हुई थी और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। इसी आंगन में उसके दादा दादी और उसके पिता को सुलाकर उसकी जो अंतिम विधि है, गोबर को लीप कर जब किसी की मृत्यु होती है तब हम उसकी जो शरीर है, उसका देह है, उसको पवित्र करने के लिए गाय का गोबर हम लाके उसी जगह पर उसको रखते हैं। गुजराती भाषा में उसको चौका बोलते हैं कि चौका करके उसको रखा है और उसकी पूजा भी वहीं पर की गई थी। वो याद कर रहे। हमारे घर के दोनों और दूसरे घर है। इस घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरे मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहते हैं। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्ष हो गए थे। वर्षों तक यहाँ वे रेत गड़ी लेकर रोज सामयिक करती। उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है। तो उनके मित्र निकट के थे, पर अब पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वो अब अहमदाबाद में स्थायी हो गए। दूसरे मकान में काशी बुआ रहती थी और मृत्यु तक वो वहीं रही। आज उसी जगह पर एक तोंद वाला यानी कि बड़े से पेट वाला एक जो बारोट ज्ञाति का व्यक्ति है वो यहाँ पर रहता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में, परंतु कुंवारा ही बस चला। बस चलना यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, ये मुहावरा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बस चलना यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर वैसे तो पड़ोस में रहने वालों की संख्या जो भी है, पर अब जो पुराने हमारे पड़ोसी थे वो भी अब यहाँ नहीं रहते। तो मन में अब यहाँ पर रहने की कोई इच्छा जागृत नहीं होती। इसी तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो भी पुश्तैनी घर, वह घर है, 4 दीवार और छप्पर वाला कोई मकान नहीं। अब देखो ये बहुत जरूरी बात कि यहाँ पर घर जो है वो 4 दीवारी वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसे से खरीदा जा सकता है, बनाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर, यहाँ एक प्रश्नार्थ, घर और मकान में कौन सा फर्क। तो पैसे से हम खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, पर जो घर है, आप अपने पास किताब रखी है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए कि घर तो भावना है। क्या है?
भावना का प्रतीक है। अपने साथ जुड़े हुए हर एक प्रसंग को इसमें हमें देखने को मिलता है। घर न होने पर घर की भावना की इच्छा है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। घर के साथ न जाने कितने ही संस्मरण जुड़े हुए हैं। अपनी खुद की शादी है, अपने खुद के बच्चे का जन्म वहीं पर हुआ है, भाई बहनों की शादी हुई है, दादा दादी और पिता की मृत्यु भी यहीं पर हुई थी, और माता पिता ने अनेक प्रकार के परिश्रम के बाद इस घर को बनाया है। तो घर बेचना क्यों? क्योंकि घर भावनाओं का प्रतीक है। यहाँ पर बताया कि मकान और घर में कौन सा फर्क है। आगे कहा है कि दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही नहीं है तो वहां घर रखने का क्या अर्थ? यदि हम जाएंगे ही नहीं गांव में रहने के लिए तो घर यहाँ पर रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लेखक को लग रहा है। देखते देखते छोटे बड़े परिवारों से यह सुना घर गूंजने लगा। यहाँ पर एक बार लेखक ने निश्चय कर दिया कि घर बेचना है तो उससे पहले हम क्या करें, एक बार साथ में सब एक साथ उसमें रह ले। अब गांव चले गए, सभी परिवार के साथ आ गए तो घर अब जो सुना था वो गूंजने लगा, किलकारियां होने लगी, लोगों की आवन जावन रहने लगी। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र की गांव के इस घर को देखने के लिए साथ में ले आया। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं रहती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी। यहाँ पर माँ का प्रसन्न होना कारण कौन सा है? भावना। कौन सी भावनाएं? उन्होंने खुद ये घर बनाया है, पूरा जीवन इसी घर के साथ उन्होंने व्यतीत किया है, तो यही भावना उसके साथ जुड़ी रही। तो यहाँ पर जो पूरे परिवार के साथ लेखक यहाँ पर आए हैं, माँ को भी अपने साथ लाए हैं। माँ अब उम्र लायक हो गई है, फिर भी यहाँ आकर वो प्रसन्न थी। यही एक बात, कौन सी बात? कि गांव को छोड़कर जो शहर गए हैं कमाने के लिए, वो अब कुछ दिन बिताने के लिए यहाँ पर आ गए तो क्या है, फिर एक प्रकार की ताजगी, फिर एक प्रकार के संस्मरण, फिर उसके साथ जुड़ी हुई अनेक प्रकार की बातें, ये हमारे जीवन में कुछ नई बातें लेकर आती है, जीवन को जीने की एक उम्मीद रखती है। जब आपके बचपन की कुछ बातें कोई छेड़ दे तो क्या होता है, हम पूरी बातों को उसके सामने खोल देते हैं कि हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। तो ये क्या, ये अपनी भावनाएं हैं, अपनी हृदय से निकलने वाली जो बातें हैं, उसको यहाँ पर माने गांव में आकर निश्चिंत हो गई। उनको लगा कि जहाँ पर मैं रहती थी, जहाँ मैं शादी करके आई हूँ, जहाँ मेरे बच्चों का जन्म हुआ, जहाँ पर मेरे बच्चे पढ़े, जिस घर को मैंने यहाँ पर संभाल के रखा है, उस घर में मैं रह रही। यही उसके लिए बड़ी बात थी, इसीलिए वो प्रसन्न थी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। उलाहना शब्द, सराहना, उपालंब शब्द, तो वो उलाहना मतलब बर्ताव की शिकायत। यहाँ पर वो उपालंब करने लगी। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार क खरा लिखा और वहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा। वहाँ भीतर से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने ही दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए। जहाँ पर वो बैठकर लिखते थे, शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, वही जगह पर बैठे। पहले तो कुछ कुछ दिन आते थे, अब मन में एक कसक सी उठी कि अब जाओगे तो कभी नहीं आओगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अब घर क्या होगा? बेचने वाला।
बिक जाएगा, फिर कोई घर में रहने के लिए नहीं आपको दे देगा कि आप पहले इस घर में रहते थे, आओ आओ छुट्टियां मनाना हो तो इस घर में थोड़े से दिन रह लो। कोई कहेगा आपको? नहीं कहेगा, क्योंकि आपने घर को बेच दिया। तो यहाँ पर ये बात उसके दिमाग में बैठ गई कि किसी एक कोने में किसी एक चीज ने ये प्रश्न कर दिया कि आप अब तो बैठे हो पर इसके बाद आप नहीं आओगे। मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछा कर बैठ गया। अब वहां खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु ढोर डंगर नहीं थे। ढोर डंगर, वहीं पर जो पशुओं को बांधने की जो जगह है वो अब ऐसे ही रखी हुई थी, उस पर ढोर नहीं थे, बैठे नहीं थे। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब साथ रंभाने लगे। रंभाने का आवाज, जब पशुओं को कुछ खाना है, पानी पीना है, तो वो बड़ी आवाज में बोलते, उसको रंभाना कहते, गुजराती शब्द है। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखने लगा। घर की वह खपरेल, ऊपर की जो छत है उसको खपरेल बोलते हैं। कितने सारे चौमासे में इसका संगीत सुना है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी और वहीं दादी, दादा और पिताजी की अर्थियां बंधी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया। यहाँ पर लेखक अब बार बार उसी बात को याद करके अपनी भावुकता को यहाँ व्यक्त करते हैं कि अब न जाने कितने संस्मरण उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये घर बिक जाएगा तो बाद में मुझे ये सब देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैं निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकूंगा। ये सारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई देखने को मिलती है। घर के अंदर के कमरे में गया, बंद जर्जरित कमरा, अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। उस समय कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठिया और पिटारों से भरा रहता था। पहले के समय में जब अनाज भरने की जगह नहीं थी तब वहाँ पर कोठा या कोठी बनाई जाती थी, उसमें अनाज को डाल दिया जाता था। उस जगह को लेखक ने देखा, वह सब तो कब का निकल गया था। अब वहीं पर कोई ये पिटारे या कोठिया देखने को नहीं मिलती थी, परंतु अभी भी कोने में दही विलोने का बड़ा मटना और खुंटी पर बड़ी रई लटकी है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतान भी अब प्रश्न है। पहले के समय में पशु रखते थे, उसका जो दूध आता था उसको मथनी के माध्यम से वहीं पर मक्खन निकाला जाता था, छाछ को भी बनाई जाती थी। और वैसे तो पहले का पुराना जमाना यदि आप याद कर ले तो उस जमाने में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी हम बुलाते थे कि हमारे घर पर छाछ बनी हुई है, आप ले जाइए, फ्री में, चार्ज नहीं है उसका कोई। पर अब तो जो है समय परिवर्तित हो गया कि कोई इतने पशु भी नहीं रखते, उसके पास ऐसा जो छाछ बनाने की जो बर्तन है यहाँ पर बताया गया है कि मिट्टी की कोठिया और पिटारों से भरा रहता था। उसके अलावा दही विलोने का बड़ा मटका, एक बड़ा मटका था, उस पर एक बड़ी रस्सी को रख दिया जाता था। लकड़े का एक साधन था, मथनी उसको बोलते हैं, दोनों ओर से उसको खींचा जा सकता था, या कोई एक व्यक्ति हो तो उसको खींचकर भी उसमें दही मथते और उस पर मक्खन को ला देते थे। तो यहाँ पर जो प्राचीन पुरानी परंपरा है उसको भी याद किया गया है। बीच में खंड में वहाँ जब हम खाना खाते थे वहीं से होकर हम दालान में आते थे। घर का पूरा ये जो हुलिया है वो बता दिया है कि यहाँ से आते थे, यहाँ बैठते थे, ये करते थे। माँ अकेली बैठी थी, सब इस समय इधर उधर थे। देखता हूँ कि माँ रो रही थी। माँ क्यों रो रही थी? उसको अब कम भी दिखाई देता था, उम्र के आधार पर कब सुनाई भी देता था। वो अधिक दिन की मेहमान न थी। यहाँ पर मुहावरा है, मुहावरा दिया गया है कि कुछ दिनों का मेहमान होना, मृत्यु के करीब होना। अब माँ बहुत समय व्यतीत नहीं कर सकेगी ऐसा लगता है उसके शरीर के आधार पर। मैंने पास जाकर पूछा, ये क्या, तू रो रही है माँ? और वो जोर से रोने लगी। क्यों रोने लगी? उन्होंने क्या शब्द निकाला
तो लिखा है लेखक ने कि ये घर, बाद में डैश डैश डैश, ये घर क्या, ये घर, इतना बोली और वो आंसू और हिचकियों के बीच वो बोल न पाई। क्यों न बोल पाई? यहाँ पर लेखक कहते कि पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना माँ उस समय रो रही थी। माँ उस समय पिताजी चल बसे, स्वर्गवास हो गया, तब नहीं रोई थी इतना अब रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसके घर के साथ न जाने कितने ही संबंध, कितनी भावनाएं जुड़ी हुई है, इसीलिए। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा कि यह घर मैं जी रही हूं, तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूं, फिर तुम लोग जो चाहे वो कर लो। माँ ने कह दिया साफ साफ कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये घर को मत निकालो। क्यों लगाव सा हो गया गांव में, घर में आकर। शहर में थे तब पूछ लिया था लेखक और उनके भाइयों ने कि हम घर बेच दें, तो माँ ने बता दिया था कि हाँ बेच दो। पर गांव में आकर रही तो उसकी फिर से स्मृतियां ताजा हो गई, फिर उसको जीने की एक उम्मीद सी हो गई। वो फिर उस जगह को देखती, फिर अपने भूतकाल में चली जाती, फिर उसको याद करती। इसीलिए माँ कहती है कि उस घर को अभी मत बेचो। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है, कभी गम कभी खुशी। क्यों खुशी क्यों हुई? तो लेखक कहते हैं कि उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ का रोना बंद नहीं हो रहा था, पर उनको लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, माँ अभी जिंदा है, ऐसा उसको लगा। कब लगा? कब ऐसा लगा? जब गांव में आए, अपने घर में रहे और अपने घर के उस सारे संस्मरण को याद किया, तब लगा। और तब उनको याद आया अब जीने की कुछ इच्छा बढ़ गई, अभी जगत में जीवन में रुचि है, ऐसा अब लेखक को लगा। परंतु घर के प्रति उसका एक गहरा राग आज भी लेखक देख रहे हैं। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था। लेखक खुद को अपराधी समझ रहे हैं कि मैं घर क्यों निकाल रहा हूं। पैसे की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी कि घर बेचकर उसके पैसे से शहर में कुछ ऐसे ही खरीद ले, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। पर घर बंद पड़ा रहता था, कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए वो बेच रहे थे। और जर्जरित भी हो गया था कि नया बनाना हो तो उसके लिए कुछ ज्यादा खर्च हो जाएगा, और पुराने घर में क्या खर्च करना है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। इसीलिए वो घर बेचने की बात कर रहे हैं। पर माँ के इस निर्णय से लेखक का निर्णय भी फिर गया। परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था, इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकालते ही मौन हो जाते थे। अब वो बोलना नहीं चाहते थे घर के बारे में, उसको बेचने के बारे में मौन रहते थे सभी। क्यों मौन हो गए? क्योंकि माँ ने बता दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं ये घर नहीं बेचना। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठे हुए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे। हम अधिक सुविधा वाला ये नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इस घर के पैसे से, तुम कहोगी वैसा। अब भी कुछ है परिवार के सदस्य जिन्होंने दृश्य नहीं दिखा है। ये बात तो लेखक के साथ हुई थी माँ की कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये घर नहीं देखेंगे। समझा रहे परिवार के सदस्य, क्योंकि आधुनिक लोग हैं। लेखक के बच्चे नए तरीके से जीने वाले हैं, नई सुख सुविधाओं के साथ जीने वाले हैं। उन्होंने तो एक घर की भावनाओं को नहीं देखा है, उनके दादा दादी को नहीं देखा है कि दादाजी आंबा तालाब से मिट्टी लाते थे, माँ ने इतनी तहसील तक घर को बनाया था। ये सब उन्होंने नहीं देखा, और इसी के कारण वो माँ दादी को समझा रहे, माँ को समझा रहे कि उससे भी बढ़िया सुविधा वाला हम घर बना देंगे।
माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई है। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से उसे बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ। परंतु ये घर तो माँ की एक इच्छा रही है कि चाहे आप कितने ही महलों में रहो, कितने बड़े महल बनाओ, खूब कमाओ, पर क्या है, इस घर को मत बेचो। क्यों मत बेचो? क्योंकि उसके साथ हमारे भावनाएं जुड़ी हुई है। छोटे भाई समय की नजाकत को समझ गए। वो लेकर आए थे मकान खरीदने वाले व्यक्ति को, इसलिए कहती कि भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। देखो ये खरीदने वाला भी तैयार हो गया, अच्छे रुपये भी मिलने वाले थे, पर माँ ने मना कर दिया कि मैं जब तक जिंदा हूँ घर नहीं बिकेगा। मैंने देखा कि जब उनके छोटे भाई ने बताया कि अब घर हम नहीं बेचेंगे, तब लेखक ने कहा कि छाती पर से एक पत्थर सा हट गया। छाती पर से पत्थर का हट जाना मुहावरा है। तो कहा है कि भार उतर जाना। निश्चिंत हो गए सभी, भार उतर गया कि अब घर नहीं बेचेंगे। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट ग्रह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। अदृष्ट, जो हम नहीं देख सकते, ऐसे ग्रह देवता जिस घर में हम वास करते हैं, निवास करते हैं, वह ग्रह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हमें हुआ है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब निर्णय ले लिया कि हम घर बेचने वाले नहीं हैं, तो सभी व्यक्ति निश्चिंत हो गए। माँ तो इतनी खुश थी उस निर्णय से कि माँ के निर्णय को यहाँ पर मान्य रखा गया। एक बात ये भी है, यहाँ पर जो लेखक ने निबंध लिखा है उसके अनुवादक है डॉक्टर आलोक गुप्ता। यहाँ पर जो बात बताई गई है, घर पाठ को यहाँ पर हम पूरा करते हैं, पर जो भावार्थ है, कितना छोटा शब्द है घर, सभी का अपना घर। यहाँ पर क्या है, ईंट मिट्टी से घर नहीं बना, पर किससे बना है, भावनाओं के साथ एक घर जुड़ा हुआ है। तो लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि घर मिट्टी से बना हो, उसमें कौन सा सीमेंट लगा हुआ है, कौन सी कच्ची मिट्टी या पक्की मिट्टी बनी है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। घर क्या है, भावनाओं का प्रतीक है। बूढ़ी माँ के कहने पर यहाँ लेखक तैयार हो गए, क्या करने के लिए, घर को नहीं बेचना। कितने लोग खुश हो गए इस निर्णय से। जिस लोगों ने उस घर के साथ अपना नाता जुड़ा रखा है, वो सभी खुश हो गए। तो यहाँ पर इस जो पाठ का भावार्थ यही रहा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक दो, चाहे कि जितने भी घर बनाओ, पर घर के साथ अपना नाता कहाँ पर जुड़ा रहता है, अपनी भावनाओं के साथ। तो यहाँ पर हम इस पाठ को पूर्ण करते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न आपको लिखना है। नमस्कार।